नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा जो शो है एडिटर्स टॉक, इसमें हम अलग अलग फील्ड के लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं अपने स्टूडियो में और हम चर्चा करते हैं अलग अलग मुद्दों की। तो आज का जो मुद्दा है वो है बजट, क्योंकि अभी 1 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आम बजट पेश किया गया। तो उसको लेके हम अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों से इस बजट के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे मेहमान हैं जिनके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं बजट पे, उनका नाम है श्री नरेंद्र भामवानी जी, जो कि पेशे से ये शिक्षाविद हैं। इनका कोचिंग चलता है यहाँ पे रिलायबल क्लासेस के नाम से। ये सीए भी हैं और एक और ख़ास इनका परिचय ये है कि आम आदमी पार्टी के ठाणे और पालघर जिला के संगठन मंत्री है और पिछला जो चुनाव हुआ था 145 विधानसभा क्षेत्र से ये आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी थे। तो सबसे पहले नरेंद्र भामवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अब हम चाहेंगे कि सर 2 शब्द हमारे दर्शकों को एक अपना इंट्रोडक्शन। सर 34 लाख करोड़ का बजट है, 2 शब्दों में बहुत मुश्किल होता है, 2.5 शब्दों में तो प्रेम हो जाता है सर। अब सर देखिए, ये बजट जो है ना, वो है कॉरपोरेट का और गवर्नमेंट अधिकारियों का। अच्छा, ये आम आदमी से नहीं? हाँ, ये हमारा है कि ये कॉरपोरेट वालों के लिए और जो सरकारी अधिकारी है उनके लिए बनाया गया है, आम आदमी के लिए नहीं बनाया गया है। अब देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या लॉकडाउन के बाद है, घर घर में समस्या है। जहाँ नहीं थी समस्या वहाँ पर भी हो गई है, वो है जॉब्स की। और जॉब्स के लिए उनके ऊपर कोई नहीं है एक्सेप्ट मनरेगा में इन्होंने अलोकेशन जो कम कर दिया था वो अब थोड़ा बढ़ाया है। अच्छा। जो कांग्रेस 40 हज़ार करोड़ में छोड़ के गई थी, अब ये 73,000 पे पहुँच गए हैं। इन्होंने काफ़ी कम कर दिया था पहले, अब उसको वापस रिस्टोर किया, बढ़ाया मतलब रिस्टोर किया हुआ है। तो उनके अलावा जॉब्स के लिए, लेकिन आज जो प्रॉब्लम है वो मेन है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जो शहर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए। अब उसके लिए इनको बूस्ट देनी चाहिए सर्विस सेक्टर को। सर्विस सेक्टर के लिए कुछ नहीं है, आज भी सर्विस सेक्टर में 18% जीएसटी है। जब मोदी सरकार जी आए थे, बीजेपी की सरकार आई थी, तब 12% था और आज वो 18% हो गया है। तो ये जो, और आपको बता दूं कि 50% से भी ज़्यादा जीडीपी होता है वो सर्विस सेक्टर से आता है। अब उस 50% के लिए सर्विस सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं है, वो 18% ये कुछ भी फेरबदल नहीं किया गया है उसमें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सिर्फ 15,700 करोड़ का बजट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही जॉब देती हैं। आप अगर एनालिसिस करें तो, अगर आप रिलायंस का एनालिसिस करें तो तकरीबन 3.25 करोड़ के सेल्स पे एक आदमी को जॉब दिया जाता है। आप रिलायंस का देख लिए, 6.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है और 2 लाख जॉब्स है उसके पास। तो 3.25 करोड़ का सेल करेंगे तो एक आदमी को जॉब मिलता है कॉर्पोरेट में। सब एयरटेल का भी 4.25 करोड़ है, यही सब चल रहा है। 3 करोड़ के नीचे कोई कंपनी, टाटा मोटर्स भी 2.58 कुछ करोड़ से पर जॉब। लेकिन एक छोटा उद्योग होता है, अगर वो 2.5 करोड़ या 3 करोड़ का सेल करता है तो कम से कम 15 आदमियों को जॉब देता है। तो वहां पे उनका कोई फोकस बिल्कुल नहीं है। तो बजट में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे एजुकेशन सेक्टर है, उसमें इन्होंने 6% एक्सपेंडिचर कम कर दिया है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा गया है कि हम बहुत सब्सटेंशियली बढ़ाने वाले हैं। तो ये कब बढ़ाने वाले हैं? तो ये क्या है, ये बहुत सारे इनके जो पहले जुमले हैं वो बजट में दिखाई दे रहे हैं कि जो पहले बोला गया था कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे, ऑन द कॉन्ट्री उन्होंने 6% कम कर दिया है पहले के 99,000 करोड़ था पहले एजुकेशन का बजट, आज 93,000 करोड़ हो गया, कम कर दिया है। आप अगर इन्फ्लेशन पकड़ें 6-7%, तो ये बजट 13% एक्सपेंडिचर कम हुआ है अगर रियल टर्म्स में देखा जाएगा, क्योंकि 6% तो इन्फ्लेशन होने वाला है। अच्छा, इन्फ्लेशन और ज़्यादा होने वाला है, क्यों? अभी तक इन्होंने गवर्नमेंट डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट थी, जो घाटा है सरकार का, वो इन्होंने रखा था 4%
इन्होंने टारगेट था कि 4% के ऊपर नहीं जाए, 4% जीडीपी। अभी इन्होंने टारगेट 6.5% रखा है। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हमारा वो 9.5% पहुंच गया था। वो तो एक अबनॉर्मल ईयर था, लेकिन अभी भी इन्होंने 6.5 लिखा है और उन्होंने रखा है, और उन्होंने बोला कि 4.5 तक हम पहुंचेंगे 25-26 तक। मतलब आने वाले 4 सालों में महंगाई बढ़ने वाली है और जॉब्स का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, किसानों के लिए भी कुछ खास नहीं है। तो जो जो हमारे मेजर सेक्टर हैं, सर्विस और एग्रीकल्चर, उसके लिए कुछ भी नहीं है। कॉर्पोरेट्स के लिए थोड़ा बहुत किया हुआ है, लेकिन जो आम आदमी है जीएसटी का है, जीएसटी का सर्विसेज पे आपका भी खर्चा देखिए। आज आप अपना बजट, एक आम आदमी का बजट देखेंगे हाउस होल्ड का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सर्विसेज पे है। जैसे केबल वाले का बिल देते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हो, कोचिंग की फीस देते हो, अस्पताल है, एसी रिपेयरिंग करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप सर्विसेज पे देते हो, और सर्विसेज पे 18% टैक्स है। तो ये इन्होंने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया जॉब्स के लिए और आम आदमी को राहत देने के लिए। सरकार कह रही है कि ये जो आज आम बजट जो अभी दिया गया है, तो वो आत्मनिर्भर भारत की ओर की दिशा में ये हमारा बजट है। तो आपके नज़र में क्या लगता है? सर, ये आत्मनिर्भर भारत इन्होंने बोला है, इन्होंने कौन से एंगल से बोला है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आत्मनिर्भर ये भी होता है कि भारतीय लोगों को अब सरकार पे निर्भर नहीं रहना चाहिए और सब अपना काम ढूंढना चाहिए और अपनी अपनी सहायता करनी चाहिए। सरकार से आप कुछ अपेक्षा मत करो। ये भी आत्मनिर्भर का एक अर्थ होता है। तो मुझे लगता है इस अर्थों में ये पक्का आत्मनिर्भर बजट है, आत्मनिर्भर भारत का बजट है कि आप सरकार से कोई उम्मीद मत रखो। पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, अब देखिए उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। अभी 93 हाँ। अच्छा, ये शेयर बाजार बढ़ रहा है, खाली स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? उसमें एफडीआई नहीं, डायरेक्ट फॉरेन, 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं फॉरेन के। एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और एक शेयर बाजार में होता है। शेयर बाजार में अनप्रेसिडेंट फॉरेन का निवेश हो रहा है। हाँ, अनप्रेसिडेंट, इतना आज तक कभी इतना हाई नहीं गया। तो ये आत्मनिर्भर की निशानी है क्या हमारी, कि हम पूरे जो हमारी शेयर बाजार भी फॉरेन वाले चला रहे हैं। तो ये कुछ नहीं, ना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का कुछ है, ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कुछ इन्होंने कुछ मतलब बढ़ाने के लिए कुछ उन्होंने बूस्ट दिए। इंडस्ट्री को भी मार है, लेकिन मैं फिर से वो दोहराऊंगा कि सर्विस सेक्टर जो मेन होता है, जिसपे काफ़ी लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बहुत होता है और लोग अधिकांश पैसा सर्विस सेक्टर पे खर्चा करते हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं है। और किसानों के लिए तो आपको पता है क्या चल रहा है सर। लेकिन किसानों के लिए तो इसमें इन लोगों ने एक सेस लगाया है कि जो भी पैसा आएगा उसमें एक सेस लगा के इन लोगों ने पेट्रोल डीजल पे ही लगाया है। हाँ, तो सर वो तो किसान थोड़ी वो मांग रहे हैं कि सेस लगा के हमको कुछ दो, वो तो बोल रहे हैं कि एमएसपी दे दो, और ये दूसरे लोगों पे टैक्स लगा रहे हैं सेस का। और आज तक इतिहास है, जो सेस का पैसा है ना, आपको पता होगा बहुत साल पहले से एजुकेशन सेस चल रहा है। एजुकेशन सेस का पैसा क्या एजुकेशन में खर्चा हो रहा है? वो देखिए, आपका कभी भी नहीं हुआ है। जितना कलेक्शन हुआ दूसरी जनरल बजट में चला जाता है कि एजुकेशन का अगर सेस है तो उसी दिशा में, पर वो कभी होता नहीं है बजट में। वो फिर वो खाली अनाउंस किया जाता है, लेकिन वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड में जाता है और फिर वो कहीं भी जाता है वहाँ। मतलब आपके कहने का अंदाजा हम ये लगा सकते हैं कि ये जो अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार और किसान के बीच जो लड़ाइयाँ चल रही है, तो उनको एक तरीके से सरकार की तरफ से एक लॉलीपॉप दिया गया है कि हम आपके लिए देखो सेस लगा रहे हैं, लेकिन सेस लगाने के बाद वो खर्चा कहाँ करने वाले हो आप उसके ऊपर? और किसान तो वो मांग ही नहीं रहे, वो तो बोल रहे हैं एमएसपी दे दो हमको, वो मांग रहे हैं। और देखिए मेन चीज क्या होने वाली है आगे चल के, एक इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन विथ एम्प्लॉयमेंट होता है, तो वो ठीक भी होता है कि आप जो आपके पगार भी बढ़ रही है, आपकी जॉब भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है। हमने कई सालों तक देखा। अभी इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, मतलब आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपकी पगार कम हो रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। तो ये इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में स्टैगफ्लेशन बोल रहे हैं, और वो इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो हम उस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इन्होंने 6.8% बोला। अभी 6.8% हम रखेंगे, जो 4.5 था, अब 6.8, तो वो लोग 4-5 साल रखने वाले हैं। इतना कांग्रेस के समय भी इतना नहीं था। तो ये महंगाई अनप्रेसिडेंट बढ़ने वाली है, और उन्होंने शुरुआत कर दी पेट्रोल का भाव बढ़ा के। वहाँ से शुरुआत में उन्होंने श्री गणेश कर दिया उसका कि भाई महंगाई बढ़ने वाली है और आम आदमी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्योंकि आप सरकार पे आप डिपेंड मत रहिए बिल्कुल, आप अपना रास्ता खुद खोजिए और खुद ही देखिए कि हम कैसे कमा सकते हैं। सुना आप लोगों ने कि
अमानी जी का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत जो सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर भारत का बजट है, तो इनके अनुसार बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सरकार पे आप निर्भर ना हो, इसी का ये बजट है कि आप आत्मनिर्भर भारत है। अच्छा कटाक्ष है सरकार पे। सर, हम आगे बढ़ते हुए इस बजट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि इस बजट में जो अभी बजट आया है उसमें प्राइवेटाइजेशन पे विशेष फोकस किया गया है। सर, प्राइवेटाइजेशन तो 91 से हमारा शुरू हुआ, लेकिन सवाल है कि किस चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप। प्राइवेटाइजेशन आप रेलवे का कर रहे हो जो किसी सरकार ने नहीं किया, आप एयरपोर्ट्स का कर रहे हो किसी सरकार ने किया, और अभी आप एग्रीकल्चर का भी जो चल रहा है वो भी एक प्राइवेटाइजेशन की दिशा में, एक तरीके से वो हाँ, ये किसान का आंदोलन चल रहा है वो भी एक प्राइवेटाइजेशन के विरोधी है एक्चुअली कहे तो, कि प्राइवेट मंडियाँ आ जाएंगी। अब प्राइवेटाइजेशन किसका कर रहे हैं आप? LIC का प्राइवेटाइजेशन सोच रहे हैं। अब LIC का प्राइवेटाइजेशन सोच रहे हैं, आप देखिए करोड़ों लोगों ने पॉलिसी LIC की इसलिए खरीदी थी क्योंकि वो सरकार की थी, सोवरिन गारंटी थी, अब तो निकाल दिया उसको, लेकिन अब तो सीधा प्राइवेट के हाथ में जाएगा। तो अब वो प्राइवेट के हाथ में जाएगा और धीरे धीरे उसकी खामियां आएंगी कि हमको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे क्लेम सेटलमेंट में। ये तो ये क्या है कि ये इनको कुछ चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बोल दिया कि हम करेंगे प्राइवेटाइजेशन, तो उसकी दिशा में जा रहे हैं। और वो कुछ ही कॉरपोरेट्स को आप देखिए एयरपोर्ट से, तो आपको देखिए कि 2 या 3 जो गिने चुने हैं जो, हाँ, और नाम भी अभी तो नाम भी लेना ठीक नहीं है क्योंकि सबको पता ही है नाम, तो वो भी उन 3-4 को ही मिलता है। तो ये हम पहले जो 70s में था ना कि 2-3 कॉरपोरेट ग्रुप थे, टाटा बिरला दालमिया बोला करते थे, तो अभी उनको रिप्लेस करके दूसरे आ गए हैं, बस और कुछ नहीं है। तो मतलब ये प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं एक सोचे समझी रणनीति के तहत हम लोगों ने किया है। सभी जानते हैं और पूरा देश का विश्व कोरोना काल से गुजर रहा है, अभी हम पूरी तरीके से उससे निकले नहीं हैं। तो ये जो सरकार है, जो आम बजट है, उसमें 35,000 करोड़ का प्रावधान निर्मला सीतारमण जी ने रखा है कि स्वास्थ्य के प्रति ये बजट है, और ये टीकाकरण का भी काम चल रहा है। तो आपके नज़र में अभी ये क्या ये सरकार जो है ये ऐसा ध्यान दे रही है, क्या सही है? सर, टीकाकरण तो सरकार का फर्ज ही नहीं है, बल्कि मजबूरी भी है, वो तो करना ही पड़ेगा उनको। इस साल कोविड में नहीं करेंगे तो आपको टैक्स ही नहीं आएगा, लोग काम नहीं करेंगे तो वो तो करेंगे ही। लेकिन आप देखिए ये कोविड ने हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसको पूरा एक्सपोज कर दिया। अगर हमारा हेल्थ सिस्टम सही होता तो कई जानें बच सकती थी। अब देखिए कई हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं थे, हमें मेरा वाइंदर में देख लिया म्यूनसिपैलिटी में अभी भी वेंटिलेटर है कि कितने वेंटिलेटर है। हाँ, कई लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन हमको हेल्थ पे और खर्चा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन, इस पे बहुत खर्चा करना चाहिए हमको। एजुकेशन का तो मैं बता दिया कि देखो उन्होंने बजट उल्टा कम कर दिया है, तो ये सरकार की है कि ये प्रायोरिटी हेल्थ और एजुकेशन नहीं है। अभी इनको हेल्थ पे इसलिए खर्चा करना पड़ता है बिकॉज कोरोना है, लेकिन आप 5 साल से देखिए, लास्ट 5 सालों से तो उसमें कोई विशेष वृद्धि नहीं है। और जो हेल्थ पे खर्चा किया गया है, इन्होंने अनाउंस किया था ये आरोग्य आयुष्मान योजना, उसमें मुझे बताइए, आप तो फील्ड में घूमते हो, आपको पता है कितने लोगों को पता था, कितने लोगों को बेनिफिट मिला उस योजना का? लोगों को पता होने के बावजूद भी वो जो प्रोसीजर जो है, वो प्रोसीजर इतना लंबा होता है कि ये पेपर लाओ, इनकम सर्टिफिकेट लाओ, उस समय आदमी बीमार है, उस समय लाओ, उस समय लेके आओ, तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आदमी अपने परिवार वाले की सदस्य की जान बचाएगा कि पेपर कलेक्ट करेगा, तो वो कोई भी बेनिफिट लेता नहीं है। और डॉक्टर तो उसके बगैर हाथ नहीं लगाते हैं। डॉक्टरों को कोई मदर टेरेसा तो नहीं होते हैं कि भाई हम आपका इलाज कर देंगे बाद में पैसे लेंगे, ऐसे तो होते नहीं प्राइवेट डॉक्टर से। तो ये हेल्थ का जो अगर हम और बजट बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी तो कोरोना काल है तो उसमें तो उनको थोड़ा हेल्थ का बजट रखना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं वो देखना है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन जो खास है उस पर ध्यान दें, जो कि आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कर रही है, केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो आप सीधे कहना चाहते हैं कि उनसे सीख लेनी चाहिए सरकार? सर, केजरीवाल जी से तो सीख लेनी चाहिए। हम बोलते थे कि समाजवाद खत्म हो गया, लेकिन समाजवाद आ रहा है केजरीवाल के नाम से। आप देखिए समाजवाद में यही है कि पहले आपको एजुकेशन, आज देखिए एक कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, गरीब आदमी हो, उसको अपने बच्चों की चिंता होती है शिक्षा कि मेरे बच्चे शिक्षित हो जाए, और हर आदमी, हर पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करें।
जो अशिक्षित है वो भी सोचता है कि मेरे बच्चे बहुत शिक्षा प्राप्त करें। फिर उसके बाद वो आता है कि जब मैं ओल्ड हो जाऊँ या बीमार हो जाए घर पे, तो फिर उसके लिए कोई सपोर्ट हो हमारे पास कोई ठोस सपोर्ट हो। फॉरेन कंट्रीज में क्या है सर, एजुकेशन और हेल्थ का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी सब चीज़ें तो हैं ही, तो बाकी सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम हेल्थ और एजुकेशन में फॉरेन वालों को कभी कम्पीट करने को नहीं देखते। हम कभी नहीं सोचते हैं कि उधर हेल्थ की फैसिलिटीज़ क्या है, हम दूसरी सब चीज़ें कंपेयर करती हैं। मोबाइल उधर कैसा है, हमारे वहाँ कैसा है, हमारी ये अपना दूसरी चीज़ों पे खर्चा कितना, डिफेंस का हम कंपेयर करते हैं दूसरों से, उनके पास इतने रफेल है, हमारे पास इतने रफेल, पर कभी हमने ये नहीं कंपेयर किया कि उनके पास एक डॉक्टर के सामने कितने पेशेंट हैं और हमारे पास एक डॉक्टर के पास उससे 5 गुना ज़्यादा पेशेंट्स क्यों हैं। हमारे पास डॉक्टर कम है इसलिए, तो उस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। और ये कोरोना के काल में तो ये इनका फर्ज भी है और इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि टीका नहीं लगाएंगे तो सब शुरुआत कैसे करेंगे यहाँ से। सर अच्छी चर्चा हो रही है, हम आपसे बात करके हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि एग्जैक्ट बजट क्या है, बजट कैसा होना चाहिए, इसके विषय में बात हो रही है। अभी एक बहुत बजट पे एक प्रावधान है सर कि 75 एज जिसका हो गया उसको इस टैक्स से मतलब अलग कर दिया गया है, तो ये क्या है सर? 75% वालों को टैक्स नहीं है ऐसा नहीं है, उनका TDS वगैरह सब कटेगा, उनको रिटर्न फाइल नहीं करना है। चलो ठीक है, मान लो टैक्स भी नहीं समझो। आप देखिए पूरा जो बजट आता है ना, उसमें हम खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, मैं तो कई वर्षों से दिख रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तब से 25 साल से 30 साल से दिख रहा हूँ। आता है टैक्स का रेट्स क्या हुआ, टैक्स का रेट्स क्या हुआ। अभी आज भी इंडिया में टैक्स पे करने वाले 3.5% ऑफ द पॉपुलेशन है। हाँ, 130 करोड़ में से 3.5% लोग ही इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं। उसमें 75 ईयर्स वाले कितने होंगे और उसमें से कितने लोग की इनकम होगी? तो ये ना खाली हाईलाइट करने के लिए कि लोग उस चीज़ पे चले जाए कि 75%, ये कोई मतलब ही नहीं है इसका। ये न्यूज़, ये हेडलाइंस भी नहीं बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने बहुत किया। करना चाहिए था 60 वालों को करो, हाँ, जो 60 वालों को करो, 65 वालों को करो। तो ये 75 वाले में तो हमारी इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 नहीं है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना भारत में जो जीने वाले हैं एवरेज, वो 75 नहीं है। तो आप किनके लिए कर रहे हो? जो थोड़े लोग को बेनिफिट मिला, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि बेनिफिट मत दो, जो दिया सरकार ने जो दिया वो ले लें, बोले 2 आदमियों को भी मिले, लेकिन उसको बजट की हेडलाइंस बनाना, ये मैं सोचता हूँ कि योग्य नहीं है। सर एक अहम सवाल है, और वो अहम इसलिए है क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि एक फिल्म आई थी नायक, जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था, और अनिल कपूर एज ए CM एक दिन में बहुत सारे ऐसे वो काम किए थे जो लोगों को पसंद आए। तो सर इसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि आपने बजट पे आप और हम डिस्कशन किया, आपने बहुत सारी खामियां निकाला बजट का। तो एक दिन मान लीजिए कि आपको एक दिन के लिए भारत का वित्त मंत्री बनाया जाता है, तो आप क्या क्या बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं? सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे एक दिन के लिए बना लिया, कोई बात नहीं सर। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग को शिक्षा पे बहुत ध्यान देना चाहिए, शिक्षा और हेल्थ पे। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, क्योंकि शिक्षा से आप 10-50 आदमी आपके फ्रेंड्स होंगे, कोई भी होंगे, जानकार होंगे, उनका जीवन देख लीजिए, उनके घर की स्थिति तब बदली जब शिक्षा आई उनके घर पे, उनके बच्चे पढ़े लिखे। आज हर आदमी चाहता है, और हम शिक्षित कर लेंगे तो वो अपने आप दुनिया अपनी बना लेंगे, अपनी दुनिया जीत लेंगे। पहली बात तो फिर सरकार की भी मदद नहीं होगी और वो वास्तव में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, रियल में सरकार पे उनको कोई डिपेंड। और आज भी देखिए जो शिक्षित हैं वो सरकार पे निर्भर नहीं रहते, उल्टा सरकार को टैक्स देते हैं। तो ये सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पे उनका ध्यान देना चाहिए। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट पे, जो जॉब्स है ना उसमें छोटे लोग ही जॉब्स देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बड़े लोग को हटा दो। आज जो पॉलिसी चल रही है वो क्या चल रही है कि बड़े को लाओ, बड़े भले और बने, जितने बड़े और बने, लेकिन वो छोटों को हटाने की जो उनकी मुहिम चल रही ना, वो बंद करनी चाहिए। हमको छोटे उद्योगों पे बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि उन लोग ही जॉब देते हैं। जो MSME सेक्टर है वही जॉब देता है। जो छोटे उद्योग है 100 करोड़ का टर्नओवर है, 200 करोड़ का, वो लोग जॉब देते हैं। बाकी ये जो 1 लाख करोड़ टर्नओवर है, मैं आपको गिना चुका हूँ कि वो क्या जॉब देते हैं। तो ये हमारा जॉब्स, एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस होना चाहिए। तो मतलब आप एज वित्त मंत्री इस पे ज़्यादा खास, उस पर खास नहीं। चलिए बहुत बहुत
धन्यवाद सर, अच्छा लगा आप आज चर्चा करके, वो भी खासकर बजट पे, और आपने अलग अलग पहलुओं को भी टच किया क्योंकि कहाँ ध्यान नहीं दिया गया। अब हम चाहेंगे कि जाते जाते दर्शकों से 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बजट होता है ना, वो एक जो पॉलिटिकल इंटेंशन होता है ना, हम कुछ भी जो चीज़ बोलते हैं वो जुमला हो जाता है अगर उसमें बजट से बैकअप नहीं किया तो। अगर मैं बोलूँ स्वास्थ्य पे बहुत खर्चा होगा, अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्वास्थ्य पे करना, लेकिन बजट में कुछ नहीं रखूँ। मैं शिक्षा के नाम पे कविताएं पढ़ते जाऊँ लेकिन मैं बजट में शिक्षा के लिए कुछ नहीं रखूँ, तो फिर वो जुमला हो जाता है। तो ये देखिए कि बजट बताता है कि सरकार की नीयत क्या है, इसलिए बजट ध्यान से हमको पढ़ना चाहिए। आपने सुना कि किस तरीके से नरेंद्र भगवानी जी बजट के ऊपर चर्चा किया। सर, आप आए हमारे स्टूडियो में और बजट पे हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।